फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 66 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 तारीख की है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ जीव कैसे जनन करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें आज हम एकल जीवों में प्रजनन की विधि को जानेंगे। ठीक है, एकल जीवों में यानी कि अलैंगिक जो जनन होता है वो एक ही जीव के द्वारा होता है। ठीक है, तो उनमें किस किस तरीके से वो जनन होता है। ठीक है, तो देखो अलैंगिक जनन हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। देखो बेटा, अलैंगिक जनन की कई विधियाँ होती है। विखंडन के द्वारा भी वो जनन करते हैं, पुनर्जनन भी होता है, उनमें मुकुलन भी होता है, खंडन भी होता है, बीजाणु समागम भी, समासंग भी होता है और कायिक प्रवर्धन भी होता है। इनमें से कुछ तो आप छोटी क्लासेज में पढ़ भी चुके हो, एक दो जो नई है वो अब पढ़ लोगे आप। तो सबसे पहले विखंडन। विखंडन दो तरीके का होता है बेटा, द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, तो देखो विखंडन को पढ़ते हैं पहले। यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, ये हम देख चुके हैं बेटा, जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये हमें पता है कि जनन के द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यह दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन क्या है बेटा? एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है। इसमें एक कोशिका, मान लो ये कोशिका है, तो ये दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अमीबा और लिस्मेनिया। ठीक है, फिर बेटा बहुखंडन है, एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, मतलब ये दो में नहीं, दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, इसको मलेरिया का परजीवी भी बोलते हैं, या फिर अमीबा, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिखाया गया है बेटा ये डायग्राम में। ओके, लिस्मेनिया और ये। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन होता है प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि यानी कि मुकुल माता पिता के जीव के शरीर पर बनती है। यानी कि मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, आप पहले देख ही लो बेटा। तो इसमें पढ़ भी चुके हो वैसे तो आप। जो ये जनक होता है उसी के शरीर पर एक इस तरीके का जो छोटा छोटा मुकुल बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर हूबहू जैसा ये होता है ऐसा बन जाता है। तो बेटा ये शरीर से अलग हो जाता है। फिर ये क्या होता है, जब ये वृद्धि कर लेता है अच्छे से, तो तब शरीर से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, जैसे कि खमीर और हाइड्रा। तो यहाँ पर हाइड्रा का आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरीके से छोटा सा प्रवर्ध यानी कि मुकुल उत्पन्न होता है और धीरे धीरे जब अपने ही जनक जैसा बन जाता है तो वो शरीर से अलग हट जाता है और नया जीव बन जाता है। फिर बेटा बात करते हैं बीजाणु समासंग क्या होता है। तो बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। ठीक है, बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। बीजाणु स्पोरियोगियम, बेटा स्पोरियोगियम दिया हुआ है यहाँ पर, स्पाइरो गायरा बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर बनते हैं। अंकुरन पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। ठीक है, जो बीजाणु है बेटा ये स्पोर्स है ना, यहाँ पर ये छोटे छोटे से स्पोर्स, जिनको इंग्लिश में स्पोर्स बोलते हैं और वैसे हिंदी में इनको बीजाणु बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये बनते हैं। ठीक है, ये स्पोरगियम है, इसके अंदर ये बीजाणु बनते हैं। फिर अंकुरन के पश्चात ये क्या बन जाते हैं? ये बिखर जाते हैं। जैसे इनको एक अनुकूल स्थिति मिल जाती है, नमी वाली सतह मिल जाती है, तो ये क्या होते हैं, बिखर के नए अपने जैसे जीवों को जन्म दे देते हैं। ठीक है, और जब तक नहीं होते तो इनमें मोटी जो दीवार होती है उनकी रक्षा करती रहती है। ठीक है, जैसे ही वातावरण मिला वो क्या करते हैं, ये फूट जाते हैं, फट जाते हैं और फिर मतलब बिखर कर नए जीवों को जन्म दे देते हैं। फिर बात करते हैं बेटा विखंडन। ठीक है, ये विखंडन नहीं, खंडन है यहाँ पर। ठीक है, खंडन क्या है? इस प्रक्रिया में जीव दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब कहोगे इसमें भी ऐसा ही था बेटा कि दो टुकड़ों में टूट जाते थे, लेकिन इसमें दो बराबर टुकड़ों में टूट जाते थे। ठीक है, इस वाले में क्या था, दो बराबर हिस्सों में थे, लेकिन इसमें क्या होते हैं बेटा, जैसे ये लंबी होती जाती है तो जैसे तुम देखते होंगे कोई चीज़ लंबी होती है तो वो टूट जाती है। तुम एक लाइन बनाओ या एक के ऊपर एक किताब रखते जाओ, ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो टूट जाती है, मतलब बिखर जाती है। ऐसे ये भी टूट जाती है। ठीक है, इसके कोई बराबर हिस्से जरूरी नहीं है हों। ओके, बस ये टुकड़ों में टूट जाती है और फिर से नए जीव को जन्म देती है। प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है और प्रत्येक, चाहे छोटे से छोटा टुकड़ा हो या बड़े से बड़ा, वो हूबहू वैसा बन जाता है जैसा ये पहले था। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ये याद रखना है बेटा, ये तो क्या है, स्पाइरोगायरिया क्या है, या स्पाइरोगिरा एक जीव का नाम है, और जो हमने पहले पढ़ा था स्पाइरोगियम वो क्या था बेटा, जहाँ पर बीजाणु उत्पन्न होते थे, बीजाणु समासंग में है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर पुनर्जनन।
पुनर्जनन क्या है बेटा, मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं, या फिर इसको बेटा पुनरुद्भवन भी कहते हैं। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, देखो हाइड्रा हमने वहाँ पर भी पढ़ा था बेटा, और हाइड्रा इस तरीके से भी जनन करता है, पुनर्जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ये एक ये जीव है, इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इससे ये वापस से धीरे धीरे क्या है, 3 जीव बन गए, इससे तीनों टुकड़ों से वापस से अपने जो अंग नहीं थे जिसमें, वो सभी इन्होंने बना लिए। ऐसे ही बेटा ये जो पत्ती है आपको ब्रायोफिल्म की, इसमें भी क्या होता है, ये जगह जगह पर इसके किनारों पर ये पत्तियाँ जो हैं, यहाँ से नई पत्तियाँ परवर्ध निकलने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे एक पेड़ को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, कायिक प्रजनन। यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जहां वनस्पति भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियां एक नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा, गुलाब की हम क्या करते हैं, तने की कलम काटते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम उसकी कलम काट लेते हैं। ओके, आप ऐसे देखते होंगे, इस तरीके से उनकी कलम कट जाती है, इनको हम लगा देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, गुलाब का पौधा बन जाता है। ऐसे ही बेटा जो क्या नाम है, जड़ होती है, जैसे शकरकंदी है, वो भी जड़ के द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं, पत्तियों से हमने ये देखा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्या होता है, ये अपने ही जैसे जीवों को जन्म दे देती हैं, कुछ जड़ों के भाग। ठीक है, कायिक प्रजनन क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या है, पौधे के भाग हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जनन होता है। ओके, तो सभी आपने जान लिए बेटा, पुनर्जनन, खंडन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु समागम, कायिक प्रजनन। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो बेटा हमने पढ़ा था, द्विखंडन में क्या होता था, 2 बराबर हिस्सों में, द्वि से ही पता चल रहा, द्वि का अर्थ होता है 2, तो यहाँ से लिखोगे द्विखंडन, एक कोशिका 2 बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, उदाहरण के लिए अमीबा में और लिस्मेनिया में। फिर बहुखंडन में एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में, आप लिखना द्विखंडन ये, जबकि यहाँ पे लिख देना, जबकि बहुखंडन में एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है, उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम या अमीबा। ठीक है, अमीबा में दोनों होता है, द्विखंडन भी और बहुखंडन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, ये आपका यहाँ तक है, ये 3rd क्वेश्चन है। फिर आगे, तो बीजाणु बेटा, ये बीजाणु द्वारा जो जनन होता है उसमें जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो देखो बेटा उसके क्या क्या फायदे होते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी सी भित्ति होती है, हम पढ़ चुके हैं, जो क्या करती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कि जब उसको नमी वाला वातावरण नहीं मिलता, ठीक है, तो उसमें क्या करती है, उसकी रक्षा करती है उन बीजाणुओं की। फिर इसमें उत्पन्न बीजाणुओं की संख्या भी बेटा अधिक होती है, इसलिए उनके बचने की संभावना भी अधिक हो जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा बचने की संभावना भी अधिक हो जाएगी। फिर वे सरलता से विपरीत परिस्थितियों में पाए जा सकते हैं, और नम विपरीत परिस्थितियों में कैसे बेटा, देखो वो उनके बाहर जो मोटी भित्ति होती है उनकी रक्षा करते, तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो जिंदा रहते हैं उसके अंदर, और नम सतह के संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 3rd, कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन, इसको बेटा पुनर्जनन भी बोलते हैं, ठीक है, द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब जो जटिल संरचना वाले, जैसे कि हम सब हो गए बेटा, ठीक है, हमारे अंदर सिर्फ एक ही कोशिका नहीं होती, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसलिए हमें इनको जटिल संरचना वाला जीव बोला जाता है। तो हमारे अंदर हमारा हाथ कट जाए तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण नहीं कर सकता वो हाथ, ठीक है, या पैर, कोई भी चीज़ या कोई भी अंग। तो क्यों बेटा, देखो उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कोशिकाओं का समूह, जिनको हम उत्तक कहते हैं, होते हैं, इसलिए इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उनका शरीर अंगों व अंग तंत्रों में विभाजित होता है, यानी कि हमारे हाथ में या हमारे जो फेफड़े हैं वो अलग कार्य करते, तो अब फेफड़े अलग कार्य करते हैं बेटा, तो वो हमारे पाचन तंत्र का निर्माण तो नहीं कर सकते फेफड़े, ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4th, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेटा देखो कई बार क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का पुदीने के वो हैं बेटा, पुदीने की आप तनों को लगा देते हो, जड़ों को लगा देते हो, वो उससे नए पौधे बन जाते हैं, तो उसमें हमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, बीजों के बिना ही हम पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, और जब चाहें जिस भी मौसम में चाहें तब उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ देखो लाभ हैं,
कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें उत्पन्न पौधे अपने जनक पौधे के समान होते हैं। जैसा हम पौधा चाहते हैं तो उसी पौधे को हम उसके टहनी तोड़ेंगे, लगा लेंगे, सेम टू सेम पौधा हो जाएगा। दूसरा बेटा कि जो पौधे बीज द्वारा उत्पन्न नहीं होते वे इसके द्वारा आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, जिनके बीज नहीं होते बेटा तो उनको कैसे उत्पन्न करेंगे, तो बीजों द्वारा पौधे उत्पन्न होते, तो जो बीज वाले नहीं होते उनको हम उनके भागों द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा, इससे पौधों पर पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पौधों पर पुष्प जो और फल होते हैं वो कम समय में ही आ जाते हैं। बीजों में तो समय लगता है, बीज को उगने में समय लगता है, बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन हम उसके भाग को ही लगा देंगे तो वो पहले से ही इतना बड़ा होता है और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चन थे और आपने जाना अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ क्या हैं, किस किस प्रकार की हैं, किस किस के क्या क्या फ़ायदे हैं, जटिल संरचना वाले जीवों में ऐसा क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।